हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार अपने डिस्कशंस के बीच में रखता है कि कहीं पे भी किसी ने भी उस पे हमलावर होने की कोशिश की तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक देगा और उस रास्ते से होने वाले सभी व्यापार प्रभावित होंगे। और उस रास्ते से जो व्यापार होते हैं उसमें खुद ईरान का बहुत बड़ा भाग है। जैसे जो तेल वो चीन की तरफ भेजता है या जो कच्चे माल वो चीन की तरफ भेजता है वो उसी रास्ते से जाते हैं। खैर, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 1-2 महीने से तेल और उससे जुड़े विवाद यानी कि ऑयल से जुड़े जितने भी विवाद हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक हालिया मामला है, जो बात बहुत सही होते दिख रही थी, यानी कि भारत के यूरोपियन यूनियन से जो संबंध थे वो जो बहुत बेहतर होते दिख रहे थे, उन संबंधों के बीच में एक रोड़ा आ गया है। वो रोड़ा ये है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत में ये जो रूस से तेल आता है, जो कि बड़ी मात्रा में आता है, शायद अगर बात की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा तेल आयात रूस से करता है, उस तेल आयात पे रोक लगाने की बात कही है। बेसिकली तरीका ये नहीं रहा, तरीका ये रहा कि जो रूस से तेल आता है उसको रिफाइन करके भारत की रिफाइनरीज के द्वारा जो यूरोप में निर्यात किया जाता है उस पे रोक लगाई है। तो सीधे सीधे वो इस आयात पे रोक लगाना चाह रहा है, पर जो बात बताई गई है वो निर्यात के सापेक्ष बताई गई, क्योंकि वो आयात क्या कर रहा है उस पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उससे जो मैटर रिफाइन होके यूरोप में जा रहा है, जो तेल के प्रोडक्ट रिफाइन होके यूरोप में जा रहे हैं उस पे रोक लगाई है। बात करें इसके निहितार्थों की तो एक बहुत और इससे जुड़ी घटना सामने आती है कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले जो नाटो के हेड थे उन्होंने कहा था कि भारत को रूस से तेल आयात करने बंद कर देने चाहिए और इसके द्वारा वो यूक्रेन पे रूस के हमले के खिलाफ भी खड़ा हो, अन्यथा बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं वो भारत पे लग जाएंगे। कुछ इस तरीके की बात की थी। कुछ दिनों पहले अगर हम अमेरिका की बात करें यानी कि यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट में लगातार इस बात की चर्चा है और बहुत जल्दी ही वो रूस से जो भी देश तेल आयात कर रहे हैं उन सभी देशों पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे। तो ये अब भारत के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि भारत की सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या पक्ष रखा है हम उस पर भी बात करेंगे। एग्जैक्टली ये समस्या क्या है उस समस्या पे बात करेंगे और भविष्य में आगे की राह क्या हो हम उस पर भी बात करेंगे। तो पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो 18 जुलाई की बात है, रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने वाले नए प्रतिबंधों की घोषणा की किसने? यूरोपियन यूनियन ने। और गुजरात की रिफाइनरी, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि किस कंपनी की है और किस क्षेत्र में है। वहां पे उन्होंने क्या किया, इस प्रतिबंध को शामिल कर लिया, क्योंकि वहां रूस से जो आने वाला तेल था या जो कच्चा तेल था वो वहीं पे रिफाइन होकर यूरोप में जाता था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने यह घोषणा तब की है जब अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात की है, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के कुछ सीनेटर्स तो रूसी तेल खरीदने के बदले में भारत पे 500% टैरिफ लगाने के बिल की भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को टारगेट करने की बात हो रही है। टारगेट कौन कर रहा है? वही यूरोपियन यूनियन और वही अमेरिका, जो पिछले 1-2 वर्षों से भारत के बड़े नज़दीक होने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, डिप्लोमेसी और व्यापार सीधा सीधा नहीं जुड़ते हैं, बहुत तिरछे संबंध के साथ जुड़ते हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले मैं बताता चलूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है जो 2026 को टारगेट कर रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है 25 जुलाई को। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 2027 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बैच है 2026 का, ये सीधे टारगेट कर रहा है 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये क्लास के बीच में जो आप ये टेम्पलेट लेके आ जाते हैं उस पर क्यों आते हैं? तो खैर सीधी सी बात ये है कि इस करंट अफेयर्स की क्लासेस का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है कि आपको जानकारी देना, बेहतर जानकारी देना, और वो जानकारी भी देना जो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती। यानी कि हमारे शानदार बैचेस के बारे में आपको हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस न्यूज़ के द्वारा आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पे और बेहतर कर सकते हैं, किन बैचेस के साथ जुड़ के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यार अल्टीमेटली करंट अफेयर्स तो आप इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ में इसकी बात करना कहीं से गलत नहीं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। और प्राइस आप देख रहे हैं 9,999 से हमारे बैच स्टार्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं इनसे। अच्छी बात क्या है कि आप SIP, MRP, PRP,
SIM, IGP, मेंटोरशिप, 18 किताबें, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कितने सारे फीचर्स हैं। आप हर महीने 11,000 रुपये जीत सकते हैं। प्रीलिम्स पास हो गया, पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। तो ऐसे बैचेस को तो बताना बनता है, और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज कोड विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होगा असर इसका, पहले देख लेते हैं असर क्या होगा। तो ये जो नायरा एनर्जी कंपनी है, बेसिकली बात इसकी क्या है कि रूस की एक कंपनी है, अभी हम उसकी बात करेंगे, रोजनेफ्ट, उसके बहुत प्रतिशत इसमें है, और वो बेसिकली ये बेचना चाह रही थी अभी किसको, रिलायंस को। तो इस समय भारत में जो दो सबसे ज्यादा जो तेल से के प्रोडक्ट होते हैं उसके निर्यातक जो कंपनियां हैं, एक है रिलायंस, दूसरी है नायरा एनर्जी। तो रिलायंस के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक एकल रिफाइनरी जो है, जो संचालन करती है, जिसकी वार्षिक क्षमता 20 मिलियन है, जहां पर प्रतिबंध लगा है, और देश भर में 6,750 से अधिक पेट्रोल पंप चलाती है ये नायरा एनर्जी, ठीक है। इसकी जो वडिनार में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर रोक लगाने की बात हो रही, क्योंकि क्लियर इंफॉर्मेशन ये पता चली कि रूस से जो आता है तेल इंपोर्ट होता है, कच्चा तेल जो इंपोर्ट होता है, वो यहीं पे वडिनार में ही रिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, इसका सीधा मतलब क्या है कि कंपनी यूरोपीय बाजार में अपने रिफाइनमेंट के बाद जो उत्पाद होते हैं उनका निर्यात नहीं कर पाएगी। इसका सीधा प्रभाव भारत के 15 बिलियन डॉलर मूल्य के जो पेट्रोलियम निर्यात है उस पर पड़ेगा। तो एक बड़ा असर पड़ने वाला है जो भारत का निर्यात है इसका, ठीक है। तो देखते हैं आगे की बात क्या है, भारत की प्रतिक्रिया क्या है। विदेश मंत्रालय ने क्लियर कट किया कि भारत किसी भी एक पक्षीय प्रतिबंध, यानी यूरोपियन यूनियन ने बिना किसी हमारे साक्ष्य को देखे अगर हम पे प्रतिबंध लगा दिया है तो हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं। जिम्मेदार देश हैं और अपनी कानूनी बाध्यताओं के प्रति पूर्णतः क्या है, प्रतिबद्ध है। और उन्होंने क्या बोला कि ऊर्जा सुरक्षा का प्रावधान भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेट भी हैं, सिर्फ आप नहीं है। अगर आप एक पक्षी प्रतिबंध लगा देते हैं तो दूसरे साइड से हम और भी ऑप्शंस तलाश सकते हैं। आगे की राह में हम और आगे के ऑप्शंस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नायरा एनर्जी और वडिनार रिफाइनरी की बात कर लेते हैं। तो जो वडिनार रिफाइनरी है, ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी एकल स्थल रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता क्या है, 20 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। लगभग आप देख सकते हैं कि जिसकी प्रतिदिन की क्षमता 4,05,000 बैरल प्रतिदिन है। इस रिफाइनरी का स्वामित्व क्या है, रॉसनेफ्ट के जो रॉसनेफ्ट है उसके पास लगभग 49% है, ये रूस की कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो केसानी इंटरप्राइजेस लगभग 49% इनके पास है, और बाकी जो है वो अन्य निवेशकों के पास उसकी हिस्सेदारी है। बात क्या है, ये जो रॉसनेफ्ट है ये अपना पार्ट जो है अभी हाल में ही किसको बेचना चाह रही थी, रिलायंस को बेचना चाह रही थी। लेकिन अब जब इतनी बड़े सैंक्शंस की बात हो गई तो शायद ये जो अपने शेयर बेचना चाह रहे थे ये शायद न हो पाए। इससे इनको तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि ये निगोशिएशंस बहुत हाई प्राइस पे कर रहे थे, कंपनियां बिड करने से डर रही थी, रिलायंस आ रही थी। लेकिन अब जब इस पर रोक लग रही तो रिलायंस भी पीछे हटेगी, रिलायंस के लिए भी नुकसान है, इनके लिए तो खैर नुकसान है ही। बड़ा नुकसान भारत के लिए हो सकता है, ठीक है, बड़ा नुकसान भारत के लिए हो सकता है अगर इसकी बात की जाए, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले तो क्या है, प्रतिबंधों का व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या चीज है। पहली बात तो कि तेल मूल्य सीमा में कमी, $60 प्रति बैरल से घटकर लगभग 47.6 प्रति बैरल की क्या कहते हैं तेल मूल्य की सीमा आ जाएगी। क्योंकि बात यह है कि उन्होंने कहा कि रूस से जो तुम आयात कर रहे हो हम तुमको वो प्राइस नहीं देंगे जिस प्राइस पे तुम हमसे लेना चाहते हो। दूसरी बात, रूसी कच्चे तेल से बने प्रसंस्कृत उत्पादों पर प्रतिबंध लग जाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्या है, शैडो फ्लीट पे प्रतिबंध। अगर आप किसी और तरीके से, किसी और प्रकार से इसी रूस के कच्चे माल को आप अलग रास्ते से अपने यहाँ ले आ रहे हैं और उसको प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस पर भी आपको क्या है, प्रतिबंध लगा देंगे। अच्छा, तत्काल आर्थिक प्रभाव क्या है, ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इसने एक सर्वे किया है, क्या बताया है कि भारत को लगभग $5 बिलियन मूल्य का पेट्रोलियम निर्यात सीधे खतरे में, $5 बिलियन का, 15 में से 5, एक तिहाई इसी से खतरे में है, ठीक है। और अगर 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो भारत ने लगभग $19.2 बिलियन का निर्यात किया था, और जो अब लगभग $15 बिलियन के आसपास होने वाला है अगर ये सैंक्शन लग जाते हैं, विच इज थोड़ी कंसर्निंग बात है, जहां पे थोड़ा सा भारत को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करें तो भारत की तेल आयात नीति क्या है, भारत 85% तेल आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, मतलब हमारे पास 15% ही अपने लिए सफिशिएंट है, बाकी हम आयात ही करते हैं, ठीक है।
अगर 25 की बात की जाए तो रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अगले स्लाइड में मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा, जो कुल आयात का लगभग 40% प्रदान करता है भारत को। जून 2025 में भारत ने रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया है, जो ठीक ठाक ज्यादा अमाउंट है। 2024-25 में भारत रूस व्यापार में लगभग 70.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, बड़ी जानकारी है। ठीक है, चलिए अगर आप यहां पे देखिए तो देखिए भारत सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है, कहां से? रूस से कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रूस से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इराक से कर रहा है, सबसे ज्यादा रूस से, इराक से, सऊदी अरब से, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, कुवैत, साउथ कोरिया, नाइजीरिया। ये एक डेटा है, आप इसको देख सकते, बिलियन में है। ठीक है, खैर अगर भारत को देखा जाए तो भारत अपने आपूर्ति विविधीकरण नीति पे भी फोकस कर रहा है, मतलब सिर्फ एक जगह से तेल ना ले, बहुत सारी जगहों से ले ले। ठीक है, अमेरिका से आयात 2025 के पहले 6 महीनों में 51% की वृद्धि के साथ लगभग 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन भारत ने अमेरिका से लिया। ब्राजील के जो आयात करता था उसमें नेट में 80% की वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व से निर्भरता की कमी, क्योंकि अभी ईरान वाला इंसिडेंट हमने देखा ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो हमारे लिए स्थिति खराब हो जाएगी, तो हम अन्य देशों की तरफ जाएं, अफ्रीका की तरफ जाएं, है ना। 2007 में 27 देशों से बढ़कर भारत लगभग 40 देशों से इस समय तेल आयात कर रहा है, जो बताता है कि कैसे भारत विविधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। नए आपूर्तिकर्ताओं में गुयाना, ब्राजील, कनाडा है। और मैंने पहले भी बताया और पहले भी कवर कर चुका हूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले वीडियो में कि भारत अब अफ्रीका की तरफ ज्यादा नजरें लगा के बैठा हुआ है, उधर ही ज्यादा देख रहा है। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो रिलायंस और रोसनेफ्ट सौदे की संभावना चुनौतियां क्या है, इसको मैं शुरुआत में बता दी क्योंकि ये अलग फंस गए हैं। ठीक है, अब है क्या कि रोसनेफ्ट जो नायरा एनर्जी थी उसमें लगभग जो 49.13% की साझेदारी है वो बेच रहा था और रिलायंस से उसकी लगातार बात चल रही थी। ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं सौदा फाइनल हो जाता तो जो रिलायंस है वो भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है उसका मालिक हो जाता। ठीक है, बात किया जाए तो इंडियन ऑयल के पास एक बड़ा कॉर्पस है, तो इंडियन ऑयल से भी आगे निकल जाता रिलायंस, लेकिन फिर वही बात कि अब ये जो सौदा है ये तो शायद आगे ना बढ़ पाए। कुछ और बात, अब क्या है जो यूरोपियन यूनियन की प्रतिबंध है उसके बाद क्या चुनौती है, वो चुनौती ये है कि या तो वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। ठीक है, क्योंकि रूस हमको बहुत सस्ते दाम पे देता है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन हमारे पीछे भी लगा हुआ था। और रूस बनाम अमेरिका वाला जो क्या कहते हैं कारण है, या रूस बनाम ईयू वाला जो कारण है वो तो खैर है ही। तो अगर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे या फिर यूरोप के फायदेमंद डीजल मार्केट से बाहर हो जाए, तो या तो हम सस्ता तेल खरीदना बंद कर दें, या तो सबसे ज्यादा जहां मुनाफा मिलता है हमको वहां सामान निर्यात करके, या तो हम सस्ता आयात बंद कर दें, या तो निर्यात से जो मुनाफा मिलता है हम वो इग्नोर कर दें, वो साइड कर दें। ठीक है, दोनों विकल्प रिफाइनिंग बचत पे असर डालते हैं। खैर, और क्या है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो क्या बताती है कि इस साल के जून महीने तक रूसी कच्चे तेल के समुद्र के जरिए हुए कुल निर्यात का 80% भारत ही आया है। तो रूस पे भी असर पड़ेगा। अगर वहां से जो भारत में आयात आ रहा है वो जो निर्यात कर रहा है भारत को 80% अगर तेल भारत ही आ रहा है तो रूस पे भी असर पड़ेगा ही। तो निश्चित तौर पे रूस की कमर तोड़ने की प्रयास की गई थी। ठीक है, आगे की राह के क्या है, भारत को ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण पे ध्यान देना होगा। अफ्रीका या साउथ अमेरिका अन्य देशों की तरफ और फोकस करना होगा, या अगर हम देखें तो अपने एक्ट ईस्ट उधर भी हम ध्यान दे सकते हैं। रणनीतिक भंडारण एवं संयंत्र निवेश क्या, घरेलू तेल भंडारण क्षमताओं का विस्तार करना होगा। रिफाइनिंग क्षमता जो है उस सेक्टर में और क्या करना होगा, निवेश को बढ़ावा देना होगा। जैसे अभी रोजनेफ्ट की अपने बात की, ऐसी और कंपनियों से बात कीजिए जो हम पे निवेश करें, ताकि हम सीना चौड़ा करके यूरोपियन यूनियन के सामने अपनी बात को रख सके। ठीक है, और क्या है, इमरजेंसी में आत्मनिर्भरता मिल सके हमें। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बेहतर इस पे हम सोलर या विंड या इस प्रकार की या जो हम समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन सब पे हम बात करें अगर ज़्यादा बेहतर होगा। डिप्लोमेसी और संवाद, देखो यूरोपियन यूनियन से रिश्ते हमारे अच्छे रहे, स्वीट एंड सॉर रिलेशनशिप रहा, लेकिन समय के साथ हम इस बात को समझ गए कि डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन निकल सकता है, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। संबंधित व्यापार नियमों का पालन किया, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अपने राष्ट्रीय हितों से संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। इजराइल के केस में भारत ये कर चुका है कि हमारा उनका जो रिलेशन है इजराइल का, वो यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस को लेके कुछ और है और बाकी क्षेत्रों में व्यापार को लेके कुछ और है। तो भारत वहां पे बेहतर कर सकता है। यहां पे भारत को संतुलित रणनीति को अपनाना होगा, जिस प्रकार से भारत इजराइल के केस में हमेशा से अपनाता आया है। चलिए, तो ये था कुछ न्यूज़ जिसके बारे में मुझे बताना था। बाकी आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है आप उससे जुड़ सकते हैं। 26 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, विकास लाइव कोड का
प्रयोग करना होगा, जहां पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा इस बैच से। 26 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे का बैच होता है, मैं ही पढ़ाता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां पे है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या आप ऑफिशियल विकास डालेंगे। ध्यान रखना, विकास है, विकास श नहीं है, विकास अशुद्ध होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। विकास टाइप कोड का प्रयोग करिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए स्टडी IQ के किसी भी कोर्सेज के लिए। प्रतिज्ञा बैच और हिंदी ऑप्शनल बैच के बारे में मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है कि इस सैंक्शन से भारत को कितना नुकसान हो सकता है और भारत का रिटेलिएशन क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दें, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।